गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MCQ टेस्ट सीरीज़ जो हमारा फ्री कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उनको कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीज़नशिप। ये जो चैप्टर है 5 और चैप्टर 6 लक्ष्मीकांत की बुक का, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जो हमारा 28th क्वेश्चन है, यानी कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्ड इंडिया एज। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 1 में इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज इंडिया, दैट इज़ भारत, एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया एज द लेटर इंक्लूड ओनली स्टेट्स while the former includes not only states but also union territories and territories that may be acquired by government of India in any future time। आगे बढ़ने से पहले ना मैं स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट ना आर्टिकल 4 की प्रिडिक्शन है। 2015 में क्या हुआ था कि हमने ना कुछ इनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे बांग्लादेश के साथ। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 4 की ये इंटरप्रिटेशन की थी कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ स्टेट्स इंक्लूड होंगी, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में ना सिर्फ स्टेट्स बल्कि जो टेरिटरीज़ हैं जो इंडिया कभी भी फ्यूचर में एक्वायर करे वो भी इंक्लूड होंगी। तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट हो जाती है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है। इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो जो हमारा आर्टिकल 2 है वो इसी चीज़ की बात करता है कि इंडिया फॉरेन टेरिटरीज एक्वायर कर सकता है, लेकिन मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। मतलब हम इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ जाके कुछ भी अगर एक्वायर करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉ के अंडर रहते रहते अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करते हैं तो उसको इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा। स्टेटमेंट 3 है पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट वर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भी हमारा पार्ट है आर्टिकल 2 का। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हमारा 30th क्वेश्चन है आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल 3 है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथराइज करता है। स्टेटमेंट 1 इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। स्टेटमेंट 2 मर्ज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। स्टेटमेंट 3 ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू न्यूली क्रिएटेड वीक स्टेट्स। तो जिसमें हमारा जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर उसको बाइफरकेट करके लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया है। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है वो क्या कहती है कि ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू न्यूली क्रिएटेड वीक स्टेट्स। ऑथराइज पार्लियामेंट को नहीं करता कि वो स्पेशल स्टेटस ग्रांट करे किसी भी वीक स्टेट को। ये पावर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो जो हमारी स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाती है, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 and 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is the competent authority to change the name of any state of India? फर्स्ट ऑप्शन है concerned state legislature, ऑप्शन 2 है गवर्नर कंसर्न्ड, ऑप्शन 3 है पार्लियामेंट, और ऑप्शन 4 है यूनियन होम मिनिस्टर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। असल में अगर किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करवाना होता है। सिंपल मेजॉरिटी मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। मैं अदरवाइज़ आपको बता देता हूँ कि जो हमारी लोकसभा है उसमें है 545 मेंबर्स।
तो आप ऐसा मान लीजिए कि जिस दिन बिल पास होना है ना, उस दिन आप मान लीजिए कि लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो जो सिंपल मेजॉरिटी होती है उसमें हमें 51% वोटिंग से बिल पास करवाना होता है। तो अगर मान लो उस दिन 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और अगर उनमें से 201 मेंबर्स उस बिल को पास करवाने के फेवर में वोट कर देते हैं तो वो बिल पास हो जाता है। इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स सपोर्ट दिस व्यू। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो है पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। तो जो स्टेटमेंट 1 है ये हम अभी डिस्कस करके गए हैं कि पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया है, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 टू अकोमोडेट न्यू स्टेट्स फॉर विच स्टेट डू नॉट प्ले एनी डिसाइसिव रोल। अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि आर्टिकल जो स्टेटमेंट 2 जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 368 है उसमें 3 तरह की मेजॉरिटीज़ होती हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी जिसमें 50% से ज़्यादा वोट अगर बिल के फेवर में हो जाए तो बिल को पास मान लिया जाता है। दूसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें 2/3 वोटिंग से बिल पास करवाया जाता है। तीसरी होती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करवाया जाता है और उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करवाया जाता है। लेकिन जो सिंपल मेजॉरिटी होती है ना उसमें कुछ ना एक्सेप्शंस रखी गई हैं जिनको आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर रखा गया है और उनमें से एक है कि जो एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स होगी ना वो इसके स्कोप से आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर रहेगी। तो अगर हम कुछ भी अगर न्यू स्टेट को अकोमोडेट करते हैं या फिर एडमिट करते हैं न्यू स्टेट को या फिर इस्टेब्लिश करते हैं न्यू स्टेट को तो वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं होगी। सिंपल मेजॉरिटी से ज़रूर होगी लेकिन वो स्कोप ऑफ 368 से बाहर होगी। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी गलत हो जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1, स्टेटमेंट 1 ओनली, दैट इज़ ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है JPP कमेटी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया is associated with option A integration of princely states with India, option B reorganization of states on linguistic basis, option C reservation concerns for minority communities, option D regressive religious provisions in colonial Indian laws। तो जब हमारा देश आज़ाद होता है ना 1947 में तब ये इस बात को लेके शुरू से डिबेट था कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाए। जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे ब्रिटिश इंडिया के दौरान तब जो स्टेट्स की डिवीज़न थी वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। लेकिन लोगों की अब ये मांग थी कि जो हमारा इंडिया की जो स्टेट्स हों उनको डिवाइड किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लेकिन जो हमारी सरकार थी क्योंकि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की डिवीज़न देखी थी और उन्होंने देखा था कि उसमें कितनी जानें गई हैं तो वो नहीं चाहते थे कि भारत की लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न होने के बाद फर्दर डिवीज़न हो जाए क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि लोग अपने अपने फिर से नई कंट्रीज़ का निर्माण हो जाएगा और भारत अलग अलग टुकड़ों में बँट जाएगा। तब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम की वो नहीं चाहती थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवीज़न हो स्टेट्स की। तो उसमें क्या होता है कि 3 ना कमीशंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें जो पहला कमीशन है वो SK धार कमीशन है जिसको धार कमीशन भी कहते हैं। उसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था SK धार। ये कमीशन आता है 1948 में। और उसके बाद JPV कमेटी आती है। ये जो दोनों कमीशंस थे JPV कमीशन या JPV कमेटी और धार कमीशन, ये जो दोनों कमीशंस थे ये अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो इंडिया की डिवीज़न है ना स्टेट्स की डिवीज़न वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होनी चाहिए। लेकिन जो साउथ की कुछ स्टेट्स थी ना जैसे आंध्रा स्टेट थी वो इस बात से नाखुश थी। वो चाहते थे कि जो हमारी जो डिवीज़न हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। तब ना
53 में क्या होता है, उन्हें इतना फोर्स कर दिया जाता है कि उन्हें फर्स्ट स्टेट बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं आंध्रा स्टेट, जो आज की आंध्र प्रदेश है। इसको बनाने के पीछे ये रीज़न ये था कि एक ना पॉलिटिकल रीडर थे जिनका नाम पोती श्रीरामालू। तो ये ना हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। ये चाहते थे कि जो स्टेट की डिवीज़न हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो। तो जो 56 डे ऑफ देयर हंगर स्ट्राइक ना, इनकी डेथ हो जाती है, तो जो सरकार है उसको मजबूरन आंध्रा स्टेट बनानी पड़ती है। ये सब होता है अक्टूबर 1953 में। और उसी साल दिसंबर 1953 में एक और कमीशन आता है, फजल अली कमीशन। वो अपनी रिपोर्ट देता है फाइनली कि जो इंडिया की स्टेट की डिवीज़न्स हो ना, वो हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये तीनों मैंने कमीशन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये तीनों कमीशन इंपॉर्टेंट हैं, इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसका कि जो JPV कमेटी थी वो किस लिए बनी थी, कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, वो क्या कहता है कि इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज़ इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया था सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 है, द क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2 है, इंडियन सिटीजन कैन वॉलंटरली रिलैंक्विश सिटीजनशिप। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप किस तरीके से हो सकती है, तो उसके ना 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्होंने। 3 तरीके से हम अपनी सिटीजनशिप को लूज़ कर सकते हैं। पहला है रिनंसिएशन, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी सेल्फ विल से हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से हम इंडियन सिटीज़न नहीं हैं, तो उसको कहते हैं रिनंसिएशन। जो सेकंड मेथड होता है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेते हैं तो जो हमारी इंडिया की सिटीज़नशिप है वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाती है। तो जो सेकंड ऑप्शन होता है लॉस ऑफ सिटीज़नशिप का, वो होता है टर्मिनेशन। और जो थर्ड होता है वो होता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन जनरली उनके लिए होता है जो फॉरेनर्स होते हैं ना, और वो फॉरेनर्स जो इंडिया की सिटीज़नशिप चाहते हैं, तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी होती हैं। तो अगर तो वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर करें, फिर तो उनको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाती है। लेकिन अगर वो कोई फ्रॉड करके या कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स देके या गलत डॉक्यूमेंट्स देके इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तब जो उनको डेप्रीवेट कर दिया जाता है हमारी इंडिया की सिटीज़नशिप से, तो उसको कहते हैं डेप्रीवेशन। तो जो ये 3 मेथड्स होते हैं सिटीज़नशिप के, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए। तो जो हमारा स्टेटमेंट 2 था वो क्या कहता है कि इंडियन सिटीजन्स कैन वॉलंटरली रिलैंक्विश सिटीजनशिप, जो कि हमारा करेक्ट है। और जो हमारा ऑप्शन 1 था, द क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ये हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जो आंसर होगा हमारे 36 क्वेश्चन का वो होगा सी, दैट इज़ बोथ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, इन इंडिया सिटीजन्स बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये जब आप प्रेसिडेंट चैप्टर करते हो ना प्रेसिडेंट, तब उसमें बताया गया है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जिनका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर जिन्होंने बाय नेचुरलाइज्ड मेथड से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की है, उनको वो एलिजिबल होते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। मतलब वो जब प्रेसिडेंट की वोटिंग होती है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो वो उसमें एलिजिबल होते हैं एज ए कैंडिडेट। तो जो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, फॉरेनर्स स्टेइंग इन इंडिया डू नॉट हैव टू ओबे ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करते हैं तब उसमें बताया जाता है कि जो हर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो फॉरेनर्स जो इंडिया में आके स्टे करते हैं उनको मैंडेटरी नहीं होता कि वो हर फंडामेंटल ड्यूटी को ओबे करें। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। हमारी स्टेटमेंट 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी क्वालिफिकेशन फॉर सिटीजनशिप। जो हमारी ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हमारी क्वालिफ़िकेशंस को ही डिस्क्राइब किया गया है कि किस किस तरीके से हम सिटीज़नशिप ले सकते हैं।
और अगर हम किस तरीके से हमारी जो सिटीज़नशिप है वो हमसे छीनी भी जा सकती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। तो ये सब हमारे आज के क्वेश्चंस थे जो दोनों चैप्टर से, यूनियन एडेड टेरिटरीज और जो सिटीज़नशिप था उससे जो क्वेश्चंस बनते थे वो हमने आपके सामने आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो ये स्लाइड थी इसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसके अलावा उसका लिंक आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।